को संबोधित करते हैं। आप अपने विद्यार्थी जीवन में अनेक उपलब्धियां हासिल किए हैं। गणित जैसे कोई विषय पर आपने 11 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। यह अपने आप में एक बड़ी महारत है। इसके साथ ही साथ आपने 2 मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट एवं 4 मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट पर आपने काम किया है। आपका काम, आपका शोध प्रतिभा संपन्न प्रखरता का परिचय देता है। आपने अपने कार्यकाल में 9 विद्यार्थियों को शोध कराया है जो गणित के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में आपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आपके रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए हैं, जिसमें इसके अलावा आपने 28 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अतिथि व्याख्यान देते हुए अपनी विद्वता का, अपने गणितज्ञता का परिचय आपने दिया है। 34 की संख्या में राष्ट्रीय सम्मेलनों में आपके अतिथि व्याख्यान हुए हैं, जिससे आपने देश भर में या कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी गणित विषय की गूढ़ता का, उसको सरलता की तरफ ले जाते हुए आपने प्रस्तुत किया है। इसके अलावा दर्जन भर ख्याति लब्ध राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक संस्थाओं के आप सदस्य रहे। ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हमारे बीच आज उपस्थित हैं अध्यक्ष के रूप में। साथ ही सह-अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच डॉक्टर सुभाष चंद्र जी उपलब्ध हैं। आप सहायक आचार्य दिव्यनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर में आचार्य पद को सुशोभित करते हैं। आपके शोध पत्रों की संख्या, अगर संख्या में हम गिनाएं तो 13 आपके शोध पत्र जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। इसके अलावा आपके संपादित पुस्तकों की संख्या 7 है, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दों पर आपने विभिन्न शीर्षकों से इसमें प्रकाशित कराया है। इसके साथ साथ कार्यशाला, प्रशिक्षण आदि में 2 दर्जन से अधिक कार्यशाला और प्रशिक्षण में आपकी स्वीकृत रही है। आपने 4 पुनश्चर्या कार्यक्रम में सहभाग देकर अपने विद्वता का परिचय दिया है। साथ ही साथ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार, सेमिनार आदि कार्यक्रमों में आपने 60 की संख्या में पदार्पण किया है। इसमें फेलोशिप के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के प्रकाशन हेतु सिल्वर अवार्ड से आपको नवाजा गया है। आप अपने विद्यार्थी जीवन में अनेक पुरस्कारों को हासिल किया है। इसमें संख्या इसकी बहुत लंबी चौड़ी है, जिसको गिनाना संभव नहीं है समय को देखते हुए। आपने शैक्षिक संस्थानों में सदस्यता भी ग्रहण किया है, जिसमें 20 संस्थाएं हैं जिसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। ऐसे ख्याति लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों को हम लोग पा करके आज आह्लादित हैं, प्रसन्नचित हैं, हृदय हमारा गदगद है। और इस अवसर पर आदरणीय प्राचार्य जी से सादर अनुरोध है कि वह हमारे अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करने की कृपा करें। आदरणीय प्राचार्य, हम जिस परंपरा के वाहक हैं, जिस भारतीय देश के निवासी हैं, वहाँ पर अतिथि देवो भव की परंपरा है और स्वागत करते हैं हम हृदय से, स्मृतियों से, चिन्ह से। तो श्रद्धा की रोली लाई हूँ भाव का चंदन, हम करें आपका स्वागत, हम करें आपका अभिनंदन, हम करें आपका स्वागत, हम करें आपका अभिनंदन। स्वागत के क्रम में पुस्तक भेंट करते हुए आदरणीय प्राचार्य जी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रथम तकनीकी सत्र है। प्रथम तकनीकी सत्र में प्रथमतः इसमें शोध वाचन होगा। हमारे 20 प्रतिभागियों का नाम हमारे पास दर्ज है, जिनमें मैं थोड़ा सा बदलते हुए हमारे बीच यशवंत सर, आदरणीय यशवंत सर उपस्थित हैं। आपका मर्मस्पर्शी कविता हम सुनने जा रहे हैं। वैसे मैं एकदम व्यवहारिक स्तर पर कह रही हूँ कि कविता के क्षेत्र में आदरणीय
सर आज बीएड विभाग महाराणा प्रताप महाविद्यालय दूसर जंगल गोरखपुर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्प से सिद्धि तक राष्ट्रीय संगोष्ठी का ये दूसरा सेशन है। और विद्वान मंच और सामने बैठे हुए हमारे पूर्व कुलपति जो सुनाम धन्य और विभिन्न उपाधियों से जुड़े थे, हमारे परम श्रद्धेय इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय तथा उपस्थित सभी प्रतिभाग करने वाले और श्रोता दीर्घा में जितने बैठे हुए, जिनके अंदर बहुत सारी असीम संभावनाएं हैं, तो आप खुद आकलन करेंगे। मुझे आदेश हुआ है एक हल्दी घाटी से राणा प्रताप की रण यात्रा पंडित शरण पांडे जी की कुछ पंक्तियां हैं। उसके पूर्व मैं दो मुक्तक आपको देना चाहता हूं। बलिदानी माटी को हम बदनाम नहीं होने देंगे, बलिदानी माटी को हम बदनाम नहीं होने देंगे, जौहर और हल्दी घाटी को गुमनाम नहीं होने देंगे, हंसते हंसते बलि बेदी पर शीश चढ़ा देंगे अपना, पर भारत की शान कभी नीलाम नहीं होने देंगे, घाटी को बदनाम नहीं होने देंगे। और एक संदेश है, गंगा की गरिमा मत बांटो, तुम चिनाब का आब न बांटो, गंगा की गरिमा मत बांटो, तुम चिनाब का आब न बांटो, कृष्णा कावेरी की कल कल ब्रह्मपुत्र की धार न बांटो, अगर बट गया मुल्क कहो फिर तब क्या पास तुम्हारे होगा, अरे भारत का भूगोल बचा लो, मानवता का प्यार न बांटो, गंगा की गरिमा मत बांटो, तुम चिनाब का आब न बांटो। अब मैं उस पर आ रहा हूँ जिनके नाम से महाविद्यालय महाराणा प्रताप और इसी परंपरा से जुड़े हुए हमारे सभी परम पूज्य वंदनीय और अभिनंदनीय संत शिरोमणि साधक हमारे जो पीठाधीश्वर हैं, पूर्व हमारे महामहिम दिव्यनाथ जी तथा अवैधनाथ जी, और इस समय जो भारत की प्रदेश की जो कमान को संभाले हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी, तथा अपने सभी लोगों को नमन करते हुए मैं उन पंक्तियों को राणा प्रताप की रण यात्रा के कुछ छंद हैं मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ध्यान दें। गणपति के पावन पांव पूज, वाणी पद को कर नमस्कार, उस चंडी को उस दुर्गा को काली पद को कर नमस्कार, उस काल कूप पीने वाली के नयन याद कर लाल लाल डगडग ब्रह्मांड हिला देता, जिसके तांडव का ताल ताल ले महाशक्ति से शक्ति भी, पृथक बंदेवी रानी का निर्भय होकर लिखता हूँ मैं ले आशीर्वाद भवानी का, मुझको न किसी का भय बंधन क्या कर सकता संसार अभी, मेरी रक्षा के लिए सदा राणा की है तलवार अभी, मन भर लोहे का कवच पहन कर एक लिंग को नमस्कार, चल पड़ा वीर चल पड़ी साथ, जो कुछ सेना थी लहू अपार, घन 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 गरज उठे राबा के सूरमा के आगे, जागे पुश्तैनी साहस बल वीरत्व वीर उड़ के जागे, सैनिक राणा के रण जागे, मेवाड़ देश के प्रण जागे, जागे सिसोदिया के सपूत, बाबा के वीर
बबर जागे, बच्चे जागे, भाले जागे, खनखन तलवार कबर जागे और कुंभलगढ़ से चलकर राणा हल्दी घाटी पर ठहर गया। गिर अरावली की चोटी पर केसरिया झंडा फहर गया, केसरिया झंडा फहर गया, केसरिया झंडा फहर गया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कवि का आह्लाद बिना व्यक्त हुए मान नहीं सकती। इसका अनुभव तो थोड़ा सा रंस मात्र मुझे भी है, जिसके लिए मैं बार बार टोकी जाती हूँ, फिर भी वो आ ही जाता है। अब मैं अगली कड़ी में प्रतिभागियों को पेपर प्रस्तुत करने हेतु प्रथम नाम श्री भारत कुमार जी आए और अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। थैंक यू मैम। सबसे पहले सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम भारत कुमार, महाराणा प्रताप महाविद्यालय जगदलपुर और मेरा टॉपिक है न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन 4.0 का महत्ता या बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस। क्योंकि इस तकनीकी की बदलते समय में हमें या बोल सकते हैं टीचर और छात्र को टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना चाहिए। अभी हम एजुकेशन 4.0 की बात कर रहे हैं। इसके पहले एजुकेशन 1.0, 2.0, 3.0 और अब 4.0। एजुकेशन 4.0 पूरी तरीके से स्टूडेंट सेंटर, जिसमें स्टूडेंट तकनीकी के माध्यम से सारे नॉलेज जो भी हम यहाँ आके करते थे। एजुकेशन 4.0 में क्या होता था कि क्लास में जाके हम सारी अध्ययन करते थे। 2.0 में क्या हुआ कि हम अपने क्लासेस में प्रोजेक्टर, कुछ एजुकेशनल टूल लगा के पढ़ाते थे और बच्चे उसको गेन करते थे। ऐसे ही जब एजुकेशन 3.0 आया, उसमें ब्लेंडेड एजुकेशन की लर्निंग की बात की गई है, यानी हम कॉलेज आके भी सीखें, विद्यालय में भी सीखें और घर बैठे भी कहीं से हम सीख सकें। उसी कड़ी में मैं बात करूंगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, जिसमें बात की जाती है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास छात्रों की। ये तब संभव है जब छात्र अपने लर्निंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से अडॉप्ट करें और शिक्षक भी अपने टीचिंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी की यानी तकनीक को पूरी तरीके से अडॉप्ट करें। और 21st सेंचुरी का जो NEP का 21st सेंचुरी जो स्किल है उसकी बात की गई है, जिसमें CDP यानी क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की गई है। यानी स्टूडेंट खुद से अपने लर्निंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाए, वो खुद सोच सके कि हमको आगे क्या करना है और तो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कुछ एजुकेशन 4.0 में कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हैं। मैं बात करूंगा कि कैसे अपने एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन 4.0 को अडॉप्ट किया जा सके। तो सबसे पहली बात की है कि ये जो मॉडर्न इकॉनमी है, जो बदलती दुनिया है, उसका डिमांड ही है टेक्नोलॉजी। अगर हम नहीं सीखेंगे तो जो हमारी इकॉनमी है वो हमको अडॉप्ट नहीं करेगी, यानी हम उसके लिए नहीं बन पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये मांग है पूरे वर्ल्ड की, विश्व की, कि हम थोड़ा स्किल्ड बने। सिर्फ नॉलेज ही नहीं, स्किल भी हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक, जो ग्लोबल कंपटीशन है उसमें हम प्रतिभागी बने। कोविड में क्या हुआ था? कोविड में पूरी तरीके से सारी जितना भी एजुकेशन डिपार्टमेंट था, एजुकेशन संस्था था, वो बंद हो चुका था। और हमारा विद्यालय, जैसा कि 4.0 का उद्देश्य था कि घर बैठे ही एजुकेशन उसको मिल पाए, हमारा विद्यालय इसमें खड़ा उतरा। जैसे जैसे
बदलता गया समय टेक्नोलॉजी का या शिक्षा का, वैसे वैसे हमारा विद्यालय उस इम्प्रूवमेंट को अडॉप्ट करता गया और वो उस पर खड़ा उतरा। इसी में मैं बात करूंगा इनोवेशन की, एंटरप्रेन्योरशिप की। अगर कोई स्टूडेंट टेक्नोलॉजी नहीं सीखता है तो वो अपने एजुकेशन को और निखार नहीं सकता है। मेरा मानना यह है कि आप अपने शिक्षण के साथ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, अपने लर्निंग में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल टूल्स की, तो आप अपने लर्निंग में एआई का यूज, चैट बॉक्स, एलएमएस और भी कई सारे एजुकेशनल टूल, डिजिटल टूल्स को यूज करके अपने लर्निंग को और बढ़ा सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले प्रतिभागी सुश्री गरिमा यादव। मैं मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजनों को एवं सभागार में उपस्थित शोधार्थियों एवं विद्यार्थीगणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम गरिमा यादव है। मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग की शोध छात्रा हूँ। जैसा कि राष्ट्रीय संगोष्ठी का शोध पत्र पे मेरा विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा प्रणाली एवं उनके कार्यान्वयन की दिशा। भारतीय संस्कृति, शिक्षा और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ हम सहेज करके संरक्षित रखने की ज़रूरत है, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु शोध को भी बढ़ावा देना और शिक्षा में नवाचार को अपनाना जरूरी है। इसी ध्येय से भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। यह 1986 में जारी शिक्षा नीति, जो कि 34 वर्ष पुरानी है, के बाद ये एक बहुत ही बड़ा नया परिवर्तन हम लोगों के सामने आया। इस शिक्षा नीति में एक नए शैक्षणिक ढांचे 5+3+3+4 के साथ शिक्षा की पहुंच, समता, गुणवत्ता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों को समाहित करते हुए तैयार किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप स्कूली शिक्षा को अधिक लचीला बनाना, पठन पाठन की परंपरागत शिक्षक आधारित व्यवस्था के स्थान पर छात्र केंद्रित व्यवस्था को लागू करना एवं कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर इंटर्नशिप की व्यवस्था करने से है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार कर छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव एवं छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना कर स्कूली शिक्षा को एक नया स्तर प्रदान किया गया एवं छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों के भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का भी निर्माण किया गया। यह शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को 2030 तक स्कूली शिक्षा में कम से कम 100% GER के को लक्ष्य के रूप में रखा गया है। मतलब स्कूली शिक्षा 100% बच्चे उसको प्राप्त कर सके, शिक्षा सबकी पहुंच में हो। लास्ट में, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहारिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ कौशलों को भी सुसज्जित करने से है। पाठ्यक्रम को जीवन से जोड़ करके पढ़ाना, जिससे बच्चे कनेक्ट हो पाते हैं, जिससे वो शिक्षा को और सरल तरीके से ग्रहण कर पाते हैं। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं, कोरोना काल के पश्चात हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा एक ठहराव आ गया था। हम लोग शिक्षा को उतना आसानी से प्राप्त नहीं कर पा रहे थे क्योंकि विद्यालय सारे बंद हुआ कर रहे थे। उस दौरान हम लोगों के जनमानस में एक सशक्त बदलाव आया, ऑनलाइन लर्निंग। हम लोगों ने ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से शिक्षा को ग्रहण किया।
और इसमें कोई संदेह नहीं है कि NEP 2020 देश का काया पलट करने की क्षमता रखती है। इसलिए नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को सख्ती से क्रियान्वित करना होगा, तभी सही नई शिक्षा नीति 2020 सफल हो पाएगी। मगर अगर मैं अपने भाव से कहूँ तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सफल होने में मेरे हिसाब से 3 स्तंभ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला, अभिभावक एवं शिक्षकगण, दूसरा विद्यार्थी और तीसरा सरकार। जब तक यह तीनों स्तंभ अपने दायित्वों का युद्ध नीति से कार्य को नहीं अंजाम देंगे, तब तक इस जो हमारा संकल्प है, जो 2020 का संकल्प हमने लिया हुआ है कि हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, हम उन लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम इन लक्ष्यों पर युद्ध नीति से कार्य करेंगे, ताकि हम इस संकल्प को सिद्ध कर सकें। धन्यवाद। जी सर। 27.2 में क्रियान्वयन के मार्गदर्शी सिद्धांत दिए 7। जी सर। 27.2 है अपने नीति में, 27 चैप्टर है, उसमें 27.2 में वो दिया है मार्गदर्शी सिद्धांत। तो 7 में हमारे हिसाब से सबसे जरूरी कौन सा? 7 मार्गदर्शी सिद्धांत है ना उसमें, 27.2 में देखेंगे तो उसमें कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि ये जरूर होना चाहिए तभी हम क्रियान्वयन करते हैं। क्रियान्वयन सर, अगर हम मैं अपना भाव बता रही हूँ जो मैं फील करती हूँ। हम अपना भाव हम पूछ रहे हैं उन 7 में कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट? चेयरपर्सन सर कर रहे हैं, 27 चैप्टर है ना, जी सर। आखिरी चैप्टर के 3 जो बात लिखी है उसमें उनका संकेत है कि किस पर सबसे जरूरी जो शिक्षा निकाय हैं, जो सभी निकाय हैं, अगर वो सिस्टमैटिक ढंग से क्रमबद्ध तरीके से अपने सारे कार्यों को सुचारू रूप से करेंगे तो हम इस सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। चौथे नंबर पर। यस सर। चौथा नंबर वाला सबसे यस सर। अब मैं भी प्रतिभागी डॉक्टर लक्ष्मी वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। कौशल्या सुक्त यशोदानंदन अधीन दुख बिंदु के निकुंदन, छुड़ा दो मेरे भी जग से फंदे, ऐगज के फंदे छुड़ाने वाले। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए श्रद्धेय मंच एवं सम्मानित सदन को मेरा सादर प्रणाम। यदि मुझे किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो मैं क्षमा प्रार्थी की आकांक्षी रहूँगी। मैं डॉक्टर लक्ष्मी वर्मा, महाराणा प्रताप महिला PG कॉलेज रामधनपुर गोरखपुर से। मेरा विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ इतना ही कहना चाहूँगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्प से सिद्धि जो विषय है उसको स्पर्श करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगी, किसी भी अच्छी शुरुआत में मुश्किलों का आना स्वाभाविक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हमारे लिए एक चुनौती का विषय है, लेकिन यह जो चुनौती है ये ईश्वर प्रदत्त एक रहस्यमयी घटना है और इससे निपटारा पाना हमारे लिए प्रथम कर्तव्य है कि हम इस समस्त बाधाओं को जीतते हुए उसे अगले पड़ाव जीत तक कैसे पहुंचाते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यह जीत का सूर्यनाद ही है कि हम नई शिक्षा नीति को संकल्प से सिद्धि तक ले जाएं। इस भाव को व्यक्त करते हुए निराला ने भी कहा है, टूटे सकल बंद कलिके दिशा का ज्ञानगत हो भय गन। प्रसाद ने भी अन्यत्र कहा है, शक्ति के विद्युत कण व्यस्त विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। सच है, यह विजयनी मानवता तभी होगी जब हम नई शिक्षा नीति को संकल्प से सिद्धि तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। अगली प्रतिभागी श्रीमती पुष्पानुसार। पीएड विभाग महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगलदूसर गोरखपुर के तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संकल्प से सिद्धि विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित सभी अतिथियों, गुरुजनों व सभागार में उपस्थित मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रथम तकनीकी सत्र में मेरे शोध पत्र का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
व प्राथमिक शिक्षा। प्राचीन काल से ही भारतीय शिक्षा पद्धति का उद्देश्य भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कर रहा है। शिक्षा मानव जीवन के प्रगति पथ पर पहला कदम है। प्राचीन काल से ही भारत में शिक्षा को प्रमुखता दी गई है। जब पूरी दुनिया खानाबदोश थी, तब भारत में हमारे ऋषि मुनि वेदों की रचना कर चुके थे। भारत कई वर्षों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा। देश के सभी वर्ग के लोगों के अथक प्रयास और आंदोलनों के बाद भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। लेकिन हम अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था मैकाले की शिक्षा व्यवस्था से आज़ाद नहीं हो पाई। भारत में आज़ादी के पश्चात शिक्षा में सुधार के लिए बहुत सारे आयोगों व समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न सिफारिशों को प्रस्तुत कर भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया। परंतु अभी भी शिक्षा में सुधार की बहुत आवश्यकता थी। तभी डॉक्टर कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन किया गया। कोठारी आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर 1968 में भारत की प्रथम शिक्षा नीति आई। फिर 1986 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई, जिसमें 1991 में कुछ संशोधन किए गए और 2009 में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लाया गया। इन सभी प्रयासों का मुख्य उद्देश्य लोगों तक शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना था, सभी शिक्षा से जुड़ सके। 21वीं सदी का भारत इन सबसे बढ़कर कुछ अलग और ऐसी शिक्षा नीति की उम्मीद करता है जो उसे वर्तमान परिस्थितियों से सामना करने में सक्षम बना सके। वास्तव में शिक्षा समावेशी हो, रोजगार परक हो, भारतीय चिंतन एवं दर्शन भारतीय केंद्रित शोध पर आधारित हो, ताकि शिक्षा सभी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। ऐसी न हो जिससे वे पढ़े लिखे डिग्रीधारी बेरोजगार हो सके। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर वर्तमान सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर आई है। यह शिक्षा नीति छात्रों के विशिष्ट क्षमताओं की पहचान और विकास, शिक्षा के ढांचे को लचीला, सीखने पर जोर, छात्रों में तार्किक व रचनात्मक सोच का विकास व रोजगारमुखी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। इस शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालयी शिक्षा को 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में कई परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इस नीति के उद्देश्य के अंतर्गत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के संबंध में कुछ बिंदुओं को रखा गया है। उसमें से स्कूली शिक्षा के मौजूदा ढांचे को दोबारा बनाया जाए ताकि वह बच्चों के विकास के विभिन्न स्तरों से अधिक प्रासंगिक बन सके, जिसको 5+3+3+4 के अंतर्गत हम देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ढांचे 5+3+3+4 के अंतर्गत प्रथम 5 साल फाउंडेशनल स्टेज, 3 साल प्रीपरेटरी स्टेज, 3 साल मिडिल स्टेज और 4 साल सेकेंडरी स्टेज। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन को स्टैंड अलोन आंगनवाड़ी प्राथमिक स्कूलों में स्थित आंगनवाड़ी में, प्राइमरी स्कूलों के प्राइमरी पूर्व की कक्षाओं और स्टैंड अलोन प्री स्कूलों के माध्यम से किया जाना चाहिए। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के राष्ट्रीय करिकुलम और पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क को NCERT द्वारा विकसित किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सुझाव दिया है कि प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षा 3 की मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान हासिल होना चाहिए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए MHRD के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान संबंधी राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी। सभी राज्य सरकारों को 2025 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन योजना बनानी चाहिए। सरकार ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म दीक्षा पर मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान पर उच्च क्वालिटी के रिसोर्सेज की राजनीति रिपोर्टरी उपलब्ध कराई जाएगी। कक्षा 5 तक या कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। कक्षा 3, 5, 8 में बालक की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षाएं होनी चाहिए। NEP 2020 में सुझाव दिया गया है कि कई स्कूलों को मिलाकर एक स्कूल परिषद बनाया जाए। स्कूल परिसर में सेकेंडरी स्कूल और 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूल और आंगनबाड़ियों को शामिल किया जाए। धन्यवाद।
प्रतिभागी डॉक्टर सुधा शुक्ल। मंच पर उपस्थित अतिथि, मुख्य अतिथि एवं शिक्षक, सामने उपस्थित प्राचार्य, उपाचार्य एवं सभी शिक्षक, विद्यार्थी एवं मीडिया कर्मी एवं सभी कर्मचारीगण, आप सभी का अभिनंदन एवं वंदन है। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संकल्प से सिद्धि तक विषय को लेकर के। मैं इसी महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल हिंदी विभाग की सहायक आचार्य डॉक्टर सुधा शुक्ल हूँ। हमारी जो शिक्षा पद्धति रही है प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा की थी। गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र का रहा है और कहीं ना कहीं आज उसमें कुछ गिरावट आ गई है, जिसके लिए मतलब कह सकते हैं कि नैतिक मूल्यों में कुछ कमी आई है, जिसको हमें फिर से विकसित करना होगा। हमें फिर से वही संबंध स्थापित करना होगा कि जो हमें एक मानक दंड पर लाकर खड़ा कर सके। भारतवर्ष की जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उसमें ज्ञान, कर्म, भक्ति यह प्रमुख रूप से सम्मिलित थी। उस समय के ग्रंथकार के ग्रंथ आज भी जगत के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी मधुरता, विद्वतापूर्ण शैली भारतवासियों के सिर को उन्नत किए हुए है, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता का परिचायक है। भारतीय शिक्षा पद्धति का उद्देश्य ऐसा मनुष्य तैयार करना है जो योग, यम, नियम आदि के द्वारा स्वयं को साधते हुए सबसे मिलजुल कर सबके हित के लिए कार्य कर सके। उसका आचरण, नीति संसार को सभ्य बनाने की ओर लेकर जाए। हृदय का विकास हो, मस्तिष्क का विकास तो सब कर रहे हैं, पर हृदय का भी विकास आवश्यक है। हमारा कर्म निवृत्ति के भाव से संपृक्त हो, संपूर्ण कर्म भावना का संकल्प सही संकल्प रहित हो, कामना और संकल्प रहित हो, और जो संकल्प हम लें उसमें सबका कल्याण हो, मानव समाज का कल्याण हो। कर्मण्य गम्यः पश्येद कर्मणि च कर्म्यः स कर्मः सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत सन कर्म कृतः। शिक्षा में विज्ञान की समझ का ही परिणाम है कि आधुनिक समय में अंतरिक्ष, चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह भी अब नजदीक आने लगे हैं। तकनीकी शिक्षा के परिणाम स्वरूप ही दूर बैठे अपने लोगों से हम देखकर बात कर पाते हैं। फोन आदि तकनीकी साधन हमें अपनों से मिलाने का कार्य कर रहे हैं, परंतु हमारी ताकत स्वरूप, हमारी जो स्वरूप है हमारी सहायता करने में सक्षम सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन हमें यह ध्यान देना आवश्यक है कि कहीं ऐसा न हो कि इनका दुरुपयोग हमें विनाश की ओर लेकर चला जाए। हमें उसके सदुपयोग को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। उसकी महत्ता किसमें है उसको ध्यान रखते करना। ऐसा नहीं है, विज्ञान तलवार भी है और विज्ञान जो है हमें एक साधन भी है जो सही दिशा में लेकर के जाए। शिक्षा मानव की एक विशेष उपलब्धि रही है। विगत वर्षों से मानव समाज ने जागरूक रह करके अपनी वाक क्षमता का विकास किया है। प्रारंभ में शिक्षा एक जैविक आवश्यकता के रूप में विकसित हुई। उसने उत्तरोत्तर अपनी सभ्यता का विकास करके स्वयं के रहने के लायक वातावरण तैयार किया। उसका चरित्र, प्रवृत्ति, कौशल, नैतिक गुणों का व्यक्ति में निर्माण करना ही उद्देश्य रहा था। ऋतु परिवर्तनों को, जानवरों को देखकर अथवा बुजुर्गों से कहानी सुन करके, मुनियों के गान से हमें शिक्षा प्राप्त हो जाती थी। हमारे जो पुराने लोग थे उनको, हम भी कहीं ना कहीं उस पीढ़ी में आते हैं कि अपने बुजुर्गों से कहानियाँ हमने सुनी हैं। शायद इस समय जो अभी के जो बच्चे हैं वो इनसे अनभिज्ञ होंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं विद्यालय का हमारे लिए एक औपचारिक माध्यम था शिक्षा प्राप्त करने का। उसके अलावा अगर कुछ सीख रहे हैं तो सब अनौपचारिक, जहाँ विद्यार्थी को गुरु द्वारा शाला के कमरे में लिखित भाषा के संगठन तथा प्रयोग के क्रमिक विकास द्वारा शिक्षा दी जाती थी। लेखन कला के बाद मुद्रण कला दी जाती थी। ज्ञान और परंपराओं का उत्तरोत्तर विकास हजारों वर्ष से गुरु और शिष्य के द्वारा एक दूसरे को मिलता आया है। औपचारिक शिक्षा पद्धति में अनुशासन कड़ा, आदेशात्मक और शैक्षिक रहा है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति दर्शन और धर्म पर आधारित एक उत्तम शिक्षा पद्धति रही है। गणित, इतिहास, ज्योतिष, अर्थशास्त्र के नियमों की पढ़ाई पर बल दिया जाता था। यह ब्राह्मणों द्वारा चलाया गया एक, बाद में यह बुद्धकालीन शिक्षा ब्राह्मणों के जात सिद्धांत और शिक्षा में उनसे एक अधिकार के मतों के प्रतिक्रिया के रूप में हो गई, जिसमें फिर आगे चलकर आधुनिक विश्वविद्यालय की महत्वाकांक्षी परंपरा शुरू हुई। यूरोप से आरंभ होकर यह विश्वविद्यालय अमेरिका में फैल गए। इसमें सूक्ष्म दर्शन, मानविकी, प्राकृतिक विज्ञान की पढ़ाई को शामिल किया गया।
प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा पद्धति का उद्देश्य बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवन का निर्माण करना रहा है। ऋग्वेद में विद्या को मानव की श्रेष्ठता का आधार माना गया है। शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह बहुआयामी होना चाहिए। कोठारी आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों के परिणाम स्वरूप 1968 में भारत की प्रथम शिक्षा नीति आई। फिर 1986 में सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई। 1951 में कुछ संशोधन किए गए। 2009 में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लाया गया। इन सभी प्रयासों का मुख्य उद्देश्य जनता तक शिक्षा की पहुंच बनाना था, जिससे सभी वर्ग शिक्षित हो सके। 21वीं सदी का भारत समावेशी शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा, भारतीय चिंतन एवं दर्शन तथा भारत केंद्रित शोध पर आधारित शिक्षा नीति की उम्मीद कर रहा है, ताकि सभी का विकास संभव हो सके। वह पढ़ा लिखा डिग्रीधारी बेरोजगार न कहला सके। उक्त के आलोक में वर्तमान सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई। यह शिक्षा नीति विद्यार्थियों के विशिष्ट क्षमताओं को पहचान करके उनका विकास करने का कार्य कर रही है। शिक्षा के ढांचे को लचीला, सीखने पर विद्यार्थियों को जोर देना, तार्किक और रचनात्मक विकास, रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देना उसका प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 4 भागों में विभाजित है। पहले भाग की विषय सामग्री अध्याय 1 से 8, दूसरे की विषय सामग्री अध्याय 9 से 19, तीसरे की विषय सामग्री अध्याय 20 से 24 और चौथे भाग की विषय सामग्री अध्याय 25 से 27 तक विभाजित है। प्रथम भाग में सर्वप्रथम 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की 3 वर्षीय पूर्व बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा ECCE पूर्व प्राथमिक शिक्षा PPE को स्कूली शिक्षा से जोड़ा गया है और वर्तमान 1 वर्षीय स्कूली शिक्षा को 15 वर्षीय स्कूली शिक्षा में बदला गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों के बाद आई इस शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। इसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व माध्यमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना है। स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान के अंतर्गत नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। इसमें 5 वर्ष की फाउंडेशन स्टेज, जिसमें 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1-2 को रखा गया है। आगे 3 वर्ष की प्री स्टेज, फिर 3 वर्ष का मध्य उच्च प्राथमिक चरण ग्रेड 6-7 ईयर और 4 वर्ष का उच्च या माध्यमिक चरण ग्रेड 9, 10, 11, 12 को रखा गया है। NEP 2020 में HHRO द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा 3 स्तर के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा को चुनाव को लेकर कोई बाध्यता नहीं होगी। इस तरह भाषाई विविधता को संरक्षित किया गया है। हमारी नीति, ये तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अपनी अवधारणा है, लेकिन हमारा महाविद्यालय इस शिक्षा को लेकर पहले से ही अपना कार्य कर रहा है और आगे भी हमने वह कार्य किया है लॉकडाउन के समय में, जो शायद कहीं पहले प्रस्तावित रहा होगा, पर हमने उसको अमल में लाया, उसको आगे बढ़ाया। हमारे कह सकते हैं कि हमारे प्राचार्य जी के द्वारा उनके निर्देशन में हमारा महाविद्यालय इस कार्य को क्रियान्वयन की ओर लेकर चल रहा है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक छोटा सा प्रयास हमारा महाविद्यालय इसमें अपना कर रहा है। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी अनिल कुमार मथेसिया। यहाँ उपस्थित समस्त विद्वजनों एवं शोधार्थियों को मेरा सादर नमन। मेरा नाम अनिल कुमार मथेसिया है और मैं शिक्षा शास्त्र विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में शोध छात्र हूँ। मेरा टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड हायर एजुकेशन, नेचर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल एजुकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन। टॉपिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड हायर एजुकेशन।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नहीं है। सर आए नहीं। जो सर हमारा जो टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्ययन उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में, विशेष रूप से विश्वविद्यालय शिक्षा और कॉलेज महाविद्यालय शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन करना है। दिस रिसर्च पेपर हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 mainly in special study to university education. The present study shows the all main characteristics of national education policy 20 in brief. This is such type of education policy in which Indian education system has been accepted. In other words, it supports Indian culture, spiritual values, civilization, tradition, etc. and want to make necessary changes in them and also adopt them in a view or which may be helpful in the development of people and society according to changing circumstances and current needs. This education policy provides equal opportunity to education for all people of India, which is also for our fundamental rights according to Indian Constitution. This national policy for education has been provided a boon in the field of higher education, like university and college education. This contribution for higher education never can be forgotten. The present study has tried to find out the contribution of national education policy 2020. And बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रतिभागियों को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ बिंदुओं को रेखांकित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति मौजूदा पाठ्यक्रम में परिवर्तन अर्थात बदलाव, विद्यार्थियों में नए कौशल का विकास करना, ज्ञान का विस्तार, राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भरता के संकल्प, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसके साथ ही साथ शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना, जिससे भारत महाशक्ति बने, स्कूल से लेकर कॉलेज तक के शिक्षा नीति में बदलाव, ज्ञान के साथ साथ कौशल विकास, विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना, शिक्षा व्यवस्था में लचीलापन, बच्चों के सोच को सृजनात्मक करना, शिक्षा को पारदर्शी बनाना, शोध पर ज़्यादा ध्यान देना और कई भाषाओं के माध्यम से ज्ञान देना एवं भाषा को सीखना। अगर मैं ये कहूँ कि इन बिंदुओं के आधार पर अगर हम संकल्प से सिद्धि तक पहुँच रहे हैं तो हमारा विद्यालय अक्षरशः इन सभी मुद्दों का पालन करता है। इस सभी बिंदुओं पर हमारा महाविद्यालय काम करता है और ये तो नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी काम कितना भी मुकम्मल हो, लेकिन उसमें सुधार और प्रयास की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। वो गुंजाइश हमारे में भी है और वो बनता रहेगा। इसके साथ मैं प्रशंसा में नहीं कह रही हूँ, मैं उदाहरण स्वरूप और सच्चाई कह रही हूँ कि जहाँ NAAC के मूल्यांकन में भारत भर के सभी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जाती है, वहाँ पर हमारे प्राचार्य जी के द्वारा हिंदी भाषा में NAAC मूल्यांकन की सारी प्रक्रिया पूरी की गई है। इसके साथ साथ एक मैं और व्यवहारिक और छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि इस तरह के मंच हमारे कॉलेज में सभी सत्रों में कई आयोजित होते हैं। इसके साथ ही साथ और तमाम प्रकार के कार्यक्रम हमारे यहाँ बहुमुखी प्रतिभा के विकास के लिए विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। उसमें अगर अपने आप को बड़ा से बड़ा विद्वान कोई मंच पर अगर बैठा है और अपने विद्वता का परिचय देने के लिए अंग्रेजी भाषा को माध्यम बना करके हमको बताना चाह रहा है और संयोग से अगर उस मंच पर प्राचार्य जी हैं, तो प्राचार्य जी का यह विनम्र आग्रह होता है कि कृपा करके आप अंग्रेजी के अलावा हिंदी में अपनी बात करने का प्रयास करें, जिससे हमारे लिए वो बात बोधगम्य हो। ये बात मैं प्राचार्य जी हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं, उनकी प्रशंसा में मैं नहीं कर रही हूँ, ये सत्य है। और हम लोग पढ़े हुए हैं कि हिंदी भाषा के उन्नयन में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह और भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि विद्वानों ने दमखम के साथ प्रयास किया है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हमारे प्राचार्य जी ने भी हिंदी भाषा की समृद्धि में दमखम के साथ प्रयास किया है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब मैं अगले क्रम में उद्बोधन हेतु
अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय सर जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सर। चेतन साहब, एक बात देखिए कि जो पहले पेपर कंप्लीट किए उनसे संबंधित किसी के मन में कोई एक आध सवाल कीजिए, अगर किसी के मन में हो। आप सभी विद्यार्थियों से भी और जो शिक्षक भी बैठे हैं उनके मन में जो हमारे 6 शोधार्थी और हमारे शिक्षक भी थे, उन्होंने जो अपने शोध पत्र का वाचन किया, उससे संबंधित अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो 1-2 सवाल हम आमंत्रित कर रहे हैं। आप में से कोई भी 1 या 2 सवाल पूछ सकता है और हमारे सारे जिन लोगों शोधार्थियों जो शिक्षक हैं वो यहाँ बैठे हैं, एक आध प्रश्न जो है अगर आप लोग नहीं पूछेंगे तो सब पूछेंगे या हम पूछेंगे, वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप अपने स्तर से कोई प्रश्न, देखिए प्रश्न पूछने का ये भी मतलब है कि आपने कितने ध्यान से सुना है। प्रश्न तभी आपके मन में आएगा जब आपने ध्यान से सुना होगा। बहुत नाम बता करके ये देखिए सर, हम सबसे सुन रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्प से सिद्धि तक। हम जानना चाहते हैं, हम जिस तरह का इतिहास पढ़ते हैं उस तरह का सिद्धि का तो कोई गुण नहीं हमको पढ़ाया जाता है। हमें लगातार अंग्रेज और बाहरी आक्रमणकारी का इतिहास पढ़ाया जाता है। हमारी सांस्कृतिक, हमारी सनातन के बारे में उतनी जानकारी नहीं मिलती है। हिंदू धर्म के बारे में हमें पढ़ाया जाता है ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म के लोग, और मुस्लिम धर्म के लिए डायरेक्ट मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म। सर, इस विचार को कब तक बदला जाएगा, इस चीज़ को हम जानना चाहते हैं। नई शिक्षा नीति हमें अपने जड़ों को मजबूत करने, हमें भारतीय सनातन संस्कृति के हिसाब से चलने की मौका दे रही है। तो भारतीय सनातन संस्कृति हम कब तक लागू कर पाएंगे, इस चीज़ के बारे में आप लोग अगर बता देते हैं तो बेहद खुशी होती है। प्रश्न वैसे शोध पत्रों से अलग है, तब भी आपको छोटा सा एक जवाब उसका हम दे दे रहे हैं, क्योंकि इनमें से किसी ने इस तरह की बात का अपने शोध पत्र में उल्लेख नहीं किया है। देखिए, जो सिद्धि की बात है और जो सनातन धर्म से संबंधित बात है, उन दोनों के लिए होता है कि अभी हमने संकल्प लिया है और आपके इसका टॉपिक ये है कि संकल्प से सिद्धि तक ले जाना है, और उसके लिए क्लास हमारे पास दिया हुआ है 2040। हम धीरे धीरे अपने संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। अचानक ये हमें मिल जाए कि 400 साल से, आप 400 साल तो समझ ही लीजिए, अब औरंगजेब के ज़माने से हमारे जो शिक्षा नीति में परिवर्तन शुरू हुआ वो बहुत मुश्किल से अब पकड़ में आया। हम फिर दोबारा अपने आर्यभट्ट, परामित और भ्रष्टाचार की ओर मुड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जब आप देखेंगे कि आगे आने वाले 4-5 सालों में ये जो हमें एक संकल्प तो ऊपर से दिया गया है कि आप ये संकल्प लें, उसको हम सिद्धि तक ले जाएंगे और आपको भी इसमें बहुत प्रयास करना है। सर, मेरा जो प्रश्न है कि जैसे कि इसमें पहले प्रावधान में कहा गया है कि प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं तक की जो शिक्षा होगी वो मातृभाषा में दी जाएगी। तो जैसे कि सर, हर जो तमिलनाडु और उधर दक्षिण भारत के और उत्तर भारत, मध्य भारत के कुछ राज्य हैं जो भाषाई आधार पे हैं पूर्णतः, उनमें रहने वाले बच्चों के लिए तो आसानी होगी। लेकिन सर, दिल्ली जैसे राज्य, दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश ही कह लीजिए, उन राज्यों के लिए क्या दिक्कतों का सामना इसमें नहीं करना पड़ेगा? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है सर कि अगर प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं तक के बच्चे को स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो अगर वो बच्चा प्री प्राइमरी से 5वीं के दौरान अगर वो एक जगह से दूसरे राज्य में पलायन करता है
तो उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं सर? क्योंकि इसमें मैंने जहाँ तक पढ़ा, इसमें उस चीज़ का उस तरह का कुछ मुझे मतलब ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे मैं संतुष्ट हो पाऊँ। प्रश्नकर्ता वही है अभी जो आपने प्रश्न पूछा वो प्रश्न पूछा, और ये आप अपने पर मत लीजिएगा। एक तो शीर्षक को ध्यान में रखना है, लेकिन आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, और उस प्रश्न का उत्तर ये है, मैकाले, इसके पहले किसी ने नाम ले लिया है, सब लोग मैकाले 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 करते हैं, और मैकाले के साथ ही एक और था, उसका नाम नहीं लिया जाता है, जो कहता था कि भारत का ज्ञान भारतीय भाषाओं में समझ जाए। लेकिन वो छोड़ दीजिए, हम तो केवल इस दस्तावेज की बात कर रहे हैं जो 5-6 साल में ठीक से तैयार हुआ। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, संकल्प है कि एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी क्यों नहीं, एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रिफरेबली प्राइमरी एजुकेशन अर्थात 1 से 5 तक मातृभाषा, और मातृभाषा मतलब केवल हिंदी नहीं हुआ, ये समझ लीजिए। अभी भी राष्ट्रभाषा भी और राजभाषा है, और अंग्रेजी में ही कई पेपर भी पढ़े गए। अभी तो 30 तारीख को 2 पखवाड़ा हम लोगों ने पूरा किया, और खास करके 14 सितंबर से 30 सितंबर तक एक पखवाड़ा था हिंदी का, और तभी कहाँ मान रहे हैं, सब अंग्रेजी में तो पेपर प्रश्न पत्र प्रस्तुत किए। वो कोई बात नहीं है, करना चाहिए, क्योंकि सेमिनार में ये है कि ऐसी बात कही जाए तो सुनने वाला समझ ना पाए, लेकिन ये नहीं। आपको आपके प्रश्न का उत्तर ये है, पहली बार ठीक से सागर्भिक तरीके से निष्कर्षतः ये कहा गया है, भारत में भारत का ज्ञान भारतीय भाषाओं में हो रहा है। तो तमिलनाडु भारतीय भाषा नहीं है, तमिल मलयालम नहीं है। और आप अगर देखेंगे तो इधर अध्यक्ष जी संकेत आगे करेंगे, सबसे बड़ी उच्च शिक्षा के लिए जिसके हम आप विद्यार्थी हैं, इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद तमिल का है तो हिंदी में, हिंदी का है तो मलयालम में, इटालियन का है तो उसको भी इस तरह से एक तो पहला जोड़ दिया गया है IKS, ये ध्यान रखना, याद रखना, इंडियन इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम, देशज ज्ञान परंपरा या भारतीय ज्ञान परंपरा। तो भारतीय ज्ञान परंपरा यही है, संगोष्ठी है, मनन है, समस्या है, समाधान है, मंथन है, कुंभ है, निष्कर्षण है, समस्या समाधान प्रस्तुति है, शोध है और बोध है। तब जाकर के संकल्प बन जाएगा और सिद्धि हो जाएगी। तो एक तो उस दस्तावेज पर न्याय करना है। हमने कहा ना कि जैसे अंग्रेजी में 63-64 पेज है, कुल 62 पेज में है, और 2 पेज उसका जो संक्षेप में नाम आया। हिंदी में थोड़ा सा 5-7 पेज बढ़ गया, लेकिन उसको देखना कि है कि नहीं। नीति हमेशा संक्षिप्त होती है, संकेत करती है। वो सारी चीज़ें जो आपने कहा या आपकी जो चिंता है, या अभी आपने शायद पहले पूछा था कि वो तो मैकाले से अलग क्या है, नहीं, बहुत गूढ़ तरीके से मीमांसा के आधार पर इसमें जो संस्तुतियाँ हैं, उन सारी संस्तुतियों को, अर्थात बच्चे के जन्म के थोड़े ही उपरांत से, इसको आप ECCE के अंतर्गत, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से पोस्ट रिसर्च तक एक लगातार जो निरंतरता है, निरंतरता में विविधता, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम, समाधान, संप्रेषण, भाषा क्या होगी, उसमें लचीलापन, इसमें पिछले सत्र में बात की गई, और उसमें भारत केंद्रित भाषाओं का समावेश होगा। इस बात को समझना, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको पढ़ना चाहिए। अब तो पहले हम लोग पहले मंत्रालय से आता था, थोड़ा सा आता था, दस्तावेज नहीं मिल पाता था। अब तो केवल आपको अपने गूगल से ले लेंगे तो सारा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, दस्तावेज मिल जाएगा। एक बार दस्तावेज को देखिए तो हम ये नहीं कहते कि आलोचना नहीं होनी चाहिए, लेकिन पहली बार
क्रांतिक चिंतन, क्रांतिक शिक्षण प्रणाली, और इससे कह करके किया गया। इसलिए इसको धैर्यपूर्वक सुनिए। संकल्प लिया है, सिद्धि के लिए यही प्रयास है, संगोष्ठी सिद्धि के लिए प्रयास है। इसी में यज्ञ करिए, ठीक है। यज्ञ मने यह मने है, यह मने जानने लायक, जो जानने लायक है तो जलाना नहीं है, केवल अपने श्रम को उसमें लगा देना, ठीक है। तो तम को रज में और रज को सत में बस ले जाइए, यज्ञ पूरा हो जाएगा। बाद में प्रश्न का जवाब हम देंगे। जो तुम्हारा प्रश्न था कि चौथी क्लास में दिल्ली में पढ़ता है और 5वीं में तमिलनाडु चला गया, तब क्या होगा, यही प्रश्न था ना मूल। बस इसके बाद अभी मिलना जवाब देंगे। महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण के बीएड विभाग के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संकल्प से सिद्धि तक विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार के पर मंचासीन इस तकनीकी सेशन की तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर सुधीर श्रीवास्तव सर, प्रतिवेदक डॉक्टर अखिलेश कुमार गुप्ता सर, संचालन कर रहे डॉक्टर आरती सिंह मैडम, इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार राव सर और बीएड विभाग की अध्यक्ष और इस कार्यक्रम की संयोजक शिप्रा सिंह मैम और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों। सर्वप्रथम मैं इस सभागार में हमारे गुरु उपस्थित हैं प्रोफेसर हरिकेश सिंह सर, पूर्व कुलपति छपरा विश्वविद्यालय, उनको मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। इस सत्र में, इस तकनीकी सत्र में कुल 6 पेपर जो है आप प्रतिभागियों के द्वारा पढ़े गए। सर्वप्रथम मैं आप 6 प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने सफलतापूर्वक अपना पेपर पढ़ा है। और इसी तरह से जब हम किसी सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में पेपर पढ़ते हैं तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते जो हमारी हेजिटेशन होती है वो दूर होती है। तो आप सभी 6 प्रतिभागी, आप निराश न होइए। अगर आपसे कहीं कुछ त्रुटि हुई है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से हमारा हेजिटेशन दूर होता है। सर के सामने भी हम लोगों ने कई बार ऐसे ही पेपर्स पढ़े और धीरे धीरे पेपर पढ़ते पढ़ते हम सभी लोग यहाँ तक पहुँचे। जो अभी एक प्रश्न आया था कि जो हमारा आज सेमिनार है, संगोष्ठी है, इसका विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संकल्प से सिद्धि तक। तो इसका जो टॉपिक है इसी में छिपा हुआ है। जब हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके पूर्व में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1968 में, उसके बाद आई 1986 में और उसके बाद 34 वर्षों के अंतराल के बाद हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई। और इसमें जो आपका टॉपिक है संकल्प से सिद्धि तक, तो हमारा संकल्प तो तब बना जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई। और उसकी स्थिति तब होगी जब उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो बातें कही गई हैं उसका क्रियान्वयन हम कर सकें। जैसा कि सर ने कहा कि यह जो सेमिनार या राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी सेमिनार हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित, वो सभी इस सिद्धि के लिए यज्ञ हैं। और उसी में एक यज्ञ हमारा भी है जो आपके महाविद्यालय के द्वारा किया जाए। अब मैं बात कर लेता हूं प्रतिभागियों के द्वारा जो पेपर पढ़े गए। उसमें से पहला पेपर जो था क्रिटिकल स्टडी ऑफ एजुकेशन 4.0 इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस पेपर में जो मुख्य बात था, आपने कोरोना का उदाहरण देते हुए आपने ये बात की कि शिक्षा में एजुकेशन की बात होनी चाहिए, आईसीटी की बात होनी चाहिए। ये बड़ा ही ऐसा समय था कि 2019 में कोविड का पीरियड आया और उसी समय में हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बन रहा था। तो जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का आप अध्ययन करेंगे 2020 का, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें भी आईसीटी पर बहुत अधिक बल दिया गया है। और जब हम आईसीटी या ऑनलाइन लर्निंग की बात करते हैं तो ऑनलाइन लर्निंग जो होता है उसमें आप सभी लोग सोचते होंगे कि ऑनलाइन लर्निंग का मतलब जूम ऐप या गूगल जो हमारा क्या बोलते हैं जूम ऐप है या ढेर सारे ऐप है ना, उसमें जब हम डायरेक्ट संवाद करते हैं तो वही हमारा जो ऑनलाइन लर्निंग होता है। लेकिन ऐसा नहीं, जो ऑनलाइन लर्निंग होता है वो 2 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। पहला होता है सिंक्रोनस और दूसरा होता है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस मोड ये है जब हम जूम ऐप से या गूगल मीट ऐप से या और अन्य किसी मीट से जब हम क्लास ले रहे होते हैं जहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थी उस फोन के द्वारा आमने सामने होता है, मीन्स एक ही समय पर शिक्षक भी होता है और सामने विद्यार्थी भी जुड़ा होता है, दैट इज सिंक्रोनस मोड। दूसरा होता है एसिंक्रोनस मोड। एसिंक्रोनस मोड पर भी बहुत अधिक बल है और इसमें आपका महाविद्यालय तो बहुत आगे है। कैसे आगे मैं बताता हूँ। एसिंक्रोनस मोड जो है, एसिंक्रोनस मोड का मतलब होता है कि विद्यार्थी को हम मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं, ई कंटेंट जिसको हम कहते हैं।
और ई कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं। विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी पेस के अकॉर्डिंग जब उसको समय मिलता है तब वो उस ई कंटेंट के द्वारा पढ़ता है। और आप सभी लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि आपके महाविद्यालय के द्वारा इस हमारे प्रदेश में सर्वाधिक ई कंटेंट अपलोड किया गया है वेबसाइट पे। दूसरी बात इन्होंने की कि ब्लेंडर लर्निंग की। जो ब्लेंडर लर्निंग है, ब्लेंडर लर्निंग का मतलब होता है मिश्रित, अर्थात ऑनलाइन और ऑफलाइन। जब ब्लेंडर लर्निंग की हम बात करेंगे तो ऑनलाइन में जो मैंने सिंक्रोनस कहा और ऑफलाइन में जो हमने एसिंक्रोनस कहा, इसमें भी अब थोड़ा सा एडवांसमेंट आ गया है। उसमें आ गया फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम इन द सेंस क्या होता है कि जो हमारा कक्षा होता है उसको हम उल्टा कर देते हैं, फ्लिप्ड कर देते हैं। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल मोड में विद्यार्थी को क्लास में लेक्चर दिए जाते थे, उनको कुछ नोट कराया जाता था और हम विद्यार्थी को छोड़ देते हैं कि वो अपने घर पर जाएगा, होमवर्क करेगा, उस पर स्टडी करेगा, उस पर अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, उसकी अपनी समझ डेवलप करेगा। लेकिन जो फ्लिप्ड क्लासरूम है, जिसको हम उल्टा क्लासरूम कहते हैं, इसमें क्या है कि हम विद्यार्थी को ई कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स के रूप में उसको पहले ही दे देते हैं कि कल की क्लास में क्या आपको पढ़ना है। उसका वीडियो विद्यार्थी के पास होता है, वो घर से ही पढ़ के आता है और जब वो क्लास में आता है तो वहाँ को डिस्कशन करता है, चर्चा करता है, विचार विमर्श करता है, तब उसकी समझ आगे बढ़ती है। तो ये है आपका पहला। दूसरा जो विषय था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा प्रणाली में उसके क्रियान्वयन की बात की गई। तीसरा भी था राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। और जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रतिवेदन आप लोग पढ़ेंगे, जैसे सर ने भी कहा कि आप लोग सब लोग पहले एक बार उसको पढ़ लीजिए, उसका अवलोकन कर लीजिए। उसमें जो है अध्याय 1 से लेकर के 8 तक में प्राथमिक शिक्षा की बात की गई। और प्राथमिक शिक्षा की जो बात की गई है उसमें जो मेन है, जो स्कूल का जो सिस्टम था, उस सिस्टम को, उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज किया गया। पहले जो हमारा सिस्टम था 10+2 का, उसको 5+3+3+4 में किया गया। और यहाँ पे एक नई बात लाई गई, जो 5 है इसको 2 भागों में तोड़ा गया है, 3+2। और 3+2 में जो 3 इयर्स की बात की जा रही है, जिसको हम बाल वाटिका कहते हैं, आंगनवाड़ी कहते हैं, पहली बार इस पर जोर दिया गया। और आप सभी यहाँ पे हमारे बीएड के भी विद्यार्थी बैठे होंगे, आप और अन्य विद्यार्थी भी हैं, सभी लोग इस विषय से जुड़े हुए हैं कि महाविद्यालय, ये विश्वविद्यालय, ये विद्यालय होते किसके लिए? ये सभी विद्यार्थियों के लिए। तो हमको विद्यार्थी के हिसाब से, विद्यार्थी के अनुकूल शिक्षा देना है। तो विद्यार्थी जिस प्रकार शिक्षा ग्रहण करना चाहे उसके हिसाब से हमको शिक्षा देना है। और उसके लिए जो आपका आंगनवाड़ी है या प्री स्कूलिंग है या बाल वाटिका है, वहाँ पे प्ले के माध्यम से खेल में हम विद्यार्थियों को सिखाने का प्रयास करते हैं। और कुछ बातें हैं जैसे कि रोजगार उन्मुखी शिक्षा की बात की गई। तो अब हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें जो है कहा गया है कि कक्षा 6 से ही विद्यार्थियों को कुछ स्किल सिखाई जाएगी, कुछ रोजगार परक शिक्षा भी दी जाएगी। और उसके माध्यम से यदि विद्यार्थी आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं भी कर पाता है तो भी उसके पास कुछ स्किल होंगे, कौशल होंगे, जिससे वो अपनी आने वाले जीवन में अपना जीविकोपार्जन कर पाए। अभी क्या है, जो ट्रेडिशनल मोड चल रहा है, जिसको अभी हम लोग कहते हैं कि मैकाले का दिया हुआ एजुकेशन सिस्टम है, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी जो है हाई स्कूल कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, यहाँ तक कि बीटेक कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी में बीटेक, इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं। उनको घर का अपना ट्यूबलाइट या बल्ब जोड़ना भी नहीं आता। अगर घर में कोई फैन प्रॉब्लम हो गई, ट्यूबलाइट प्रॉब्लम हो गई, तो बाहर से मिस्त्री को बुलाते हैं, मैकेनिक को बुलाते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर विद्यार्थी के पास कोई न कोई स्किल होनी चाहिए, कौशल होनी चाहिए, और उस स्किल या कौशल की शिक्षा हम प्राथमिक उसके जो है प्राइमरी लेवल से कक्षा 6 से उसको हम प्रदान करना शुरू कर दें। और अंत में एक और पेपर आया था जिसमें बात की गई कि प्राचीन काल में जो हमारा टीचर टॉट रिलेशनशिप था, गुरु शिष्य संबंध था, वो बड़ा ही अच्छा था। अच्छा इन द सेंस, अगर आप लोग पढ़े भी होंगे तो वैदिक काल में जो हमारा गुरु शिष्य संबंध रहा है वो पिता और पुत्र की तरह रहा है। अब जब उसका आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे जो टीचर होता था वो अपने गुरुकुल के समस्त विद्यार्थियों के साथ समानता का भाव रखता था और अपने पुत्र की ही भांति उनके साथ व्यवहार करता था। और जो शिष्य होते थे वो भी अपने गुरु को अपने पिता के तुल्य, ईश्वर के तुल्य ही समझते थे। अब समस्या कहाँ से आई? हम और आप, हम में से कुछ लोग शिक्षक भी हैं, कुछ लोग विद्यार्थी हैं। क्या आप अवलोकन करिए कि क्या ये भाव एज ए टीचर हमारा अपने विद्यार्थियों के प्रति है? हम अपने राइट्स की बात करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, बट एज ए टीचर हमारे क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं, हम उसको क्या देने का प्रयास करते हैं, करने का प्रयास करते हैं? मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आप विद्यार्थी हो या आप शिक्षक हो
जो भी आपकी ड्यूटीज है उसको आप 100% देने का प्रयास करेंगे, तब जाके कहीं 70-80% तक दे पाएंगे। तो आप सभी से मेरा गुजारिश है कि यदि आप एक विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी के रूप में आपकी क्या ड्यूटीज हैं, यदि आप एक शिक्षक है तो शिक्षक के रूप में आपकी क्या ड्यूटीज है, उसको आप 100% देने का तो प्रयास करिए, तब जाके कहीं आप 50%, 60%, 70% तक दे पाएंगे। और जहां तक बात रही नैतिक मूल्यों की, तो आप सभी लोगों ने कोठारी कमीशन के बारे में सुना ही होगा, और कोठारी कमीशन में एक बात भी कही गई है कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, अर्थात जो हमारा भारत देश है इसका जो भविष्य है कहाँ पर निर्मित हो रहा है, हमारे देश के कक्षाओं में, क्लासरूम में निर्मित हो रहा है। और जब डेस्टिनी ऑफ इंडिया जो है हमारे स्कूल्स के क्लासरूम में डेवलप हो रहा है, शेप्ड हो रहा है, तो उसमें रोल किसका आता है, हम शिक्षकों का सर्वाधिक रोल आता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यदि आप पढ़ेंगे तो वो 5 पिलर्स की बात करता है। उसमें 5 पिलर्स आपके हैं, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन द लास्ट वन अकाउंटेबिलिटी की बात करता हूँ, जवाबदेही की बात करता हूँ। वही फिर बात आ जाती है कर्म की, कि जो हमारी ड्यूटीज है, जो हमारी कर्तव्य है, क्या उसके प्रति हम अकाउंटेबल हैं, जिस पद पे या जिस कार्य के लिए हमको रखा गया है जहां पर, क्या उसका हम 100% देने का प्रयास कर रहे हैं, उसके प्रति जवाबदेह हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जहां पर भी एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रिंसिपल, या आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर हो, आप अकाउंटेबल बनिए, आप जवाबदेह बनिए कि आप किस पद पे और आपकी क्या ड्यूटीज है, उसको आप कितना ईमानदारी से कर पा रहे हैं। और लास्ट में अपनी बातों को राधा कृष्णन जी की एक जो वक्तव्य है, कुछ लाइन से उनको कह करके मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, if teacher run, the student will walk. If teacher walk, the student will stand. If teacher stand, the student will sit. If teacher sit, the student will sleep. If teacher sleep, the student will die. तो कुल मिलाकर के हम सभी शिक्षकों पर ही पूरा का पूरा दारोमदार है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का। कहीं ऐसा ना हो कि हम सभी शिक्षक सोए रहे और हमारे विद्यार्थी डाई हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं अध्यक्ष की उद्बोधन हो आदरणीय प्रोफेसर सुधीर श्रीवास्तव सर से आग्रह करती हूँ कि हमें अपनी ज्ञान से अभिषिक्त करने की कृपा करें। आदरणीय हरकेश सर, देव जी, हमारे सभी मंचासीन अतिथि और सबसे हर चीज के केंद्र में स्थित हमारे प्रिय छात्र और छात्राएं, पहले तो आप सबका इस संगोष्ठी में हम अभिनंदन भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं। क्यों करते हैं ये भी बता दें, क्योंकि जो इसकी टॉपिक जो चुना गया है, संकल्प से सिद्धि तक, वो अपने आप में संपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर दे रहा है। यहाँ हम जैसे ही महाविद्यालय में प्रवेश किया हमने, तो बाईं तरफ देखा एक जगह वराहमिहिर कक्ष था। हमें वराहमिहिर की भी याद आ गई। सर ने पहले बता दिया भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में। एक चीज की माफी चाहेंगे, हम बीच बीच में हो सकता है कि गणित की बात अपने आप आ जाए, क्योंकि हम गणित के विद्यार्थी हैं, तो लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत ही प्रारंभ से गणित से ही जुड़ी हुई थी। आपको अपने वेदों का ज्ञान, हमारे 4 वेद जो अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। उसके बाद जो हमारे गणित में खास तौर से हम बताएंगे आपको उसके बारे में। देखिए, जो हमारे वेद थे उसमें इतना ज्ञान था, और गणितीय ज्ञान की भी अगर आप बात करें, आप सब लोग देख रहे हैं कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार इस साल को छोड़ के पिछले 4 सालों से जो मैथमेटिशियन थे उन्हीं को मिल रहा था। और वो बता क्या रहे थे, केवल वही बिग बैंग थ्योरी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। वो हमेशा क्या बात कर रहे हैं कि विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले क्या था, बाद में क्या था। हमने अपने वेदों को ध्यान से पढ़ा ही नहीं। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, उसके 129वें सूत्र में एक जर्मन वैज्ञानिक ने कहा, नासले ने, उसमें 6 श्लोक दिए, उसमें पूरा बिग बैंग, बिग क्रंच, बिग बैंग साइकिल सारी चीजें थी। और हमें तो थोड़ा देर से पता चला
वैसे ही हमारी भगवत गीता है। भगवत गीता के 9वां अध्याय पढ़ें आप, उसमें श्लोक नंबर 6 और 7 जब भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं तो वहां भी उन्होंने बताया कि विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद ये भी बताया कि कितने कल्प के बाद, ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प के बराबर होता है। आपने कल्प का जो कहना चाहिए उदाहरण के रूप में कई बार देखा होगा कि कल्प का मतलब क्या होता है। 4 मतलब जो हमारे 4 युग हैं वो आपको पता है कि कैसे बटे हुए हैं, और उनको कुल मिला के जैसे जब भगवान ब्रह्मा जी की आयु बताई उन्होंने 100 कल्प की, तो 100 कल्प क्या थे, वो 4.32 अरब वर्ष के बराबर थे। और आप चाहे मानव देखें चाहे भगवत गीता देखें, सब जगह इन बातों का उल्लेख है। हम प्रारंभ से भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं कि हमारे वेदों में आप देखिए कि पर्याप्त मात्रा में, चाहे आप कोई भी विषय पढ़ना चाहें, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, आप गणित के विद्यार्थी हैं, आप फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, आप केमिस्ट्री के, किसी के भी हों, आप उसके हिसाब से उसको आराम से पढ़ सकते हैं। हर वेद का अपना एक ज्योतिष शास्त्र है। जैसे यहाँ कुछ गणित के विद्यार्थी होंगे, नहीं होंगे तो बीएड के विद्यार्थी हैं, वो सारे के ऊपर भारी हैं क्योंकि उनको सब विषय पढ़ने होते हैं। जो हमारा यजुर्वेद है उसका ज्योतिष पाठ है याजुर ज्योतिषमा। याजुर ज्योतिषमा में लगद ऋषि ने 4थे श्लोक में सबसे पहले यही बात कही कि जो भी आपन है यथा शिखा महिलानाम नागानाम मयो यथा तत्व वेदांत शास्त्राणाम गणितम मूर्धन वर्तते। सारे शास्त्रों में गणित जो है सर्वोच्च है। बाकी आपको अर्थ पता होगा क्योंकि जगह जगह ये श्लोक लिखा रहता है। यथा शिखा महिलानाम नागानाम मयो यथा तत्व वेदांत शास्त्राणाम गणितम मूर्धन वर्तते। ये बात लगद ऋषि ने अंग्रेजों के हिसाब से 1350 ईस्वी पूर्व और हम लोगों के हिसाब से 5000 ईस्वी पूर्व ये बात कही, लिखी हुई। वो उसको नहीं मानते कि वो अपना कार्बन डेटिंग के साथ जो डेट बताते हैं। तो हमारे जो भी वेद और शास्त्र हैं, चाहे हमारी रामचरितमानस ही हो जो कि 1500 में एडी में लिखी गई है, चाहे वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण हो, सब में आपको जो आपके विषय से संबंधित चीजें हैं वो मिल जाएंगी। छोटी छोटी चीजें जो हैं वो मिल जाएंगी। हम लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो आप कहते हैं जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गरुड़न सदानंद माता। अब आप अगर जो विद्यार्थी हमारा गणित का है तो वो जानता है कि देखिए भारतीय समाज में नारी की स्थिति कैसी होती है। सबसे पहले उसका पिता, उसके बाद पति, पति के बाद पुत्र। तो हमारे यहाँ गणित में कहते हैं कि जो धनात्मक पदों की एक दिष्ट ह्रासमान सीरीज होती है, जो अनुक्रम होता है, वो हमेशा क्या करता है, कन्वर्ज करता है, हमेशा अभिसारी होता है। तो जब माता सीता ने पूजा की तो उस गणित का भी ध्यान रखा। उन्होंने कहा जय जय गिरिवर राज किशोरी, पहले भगवान हिमालय जी का नाम लिया कि आपके पिताजी, फिर शिव जी का नाम लिया, फिर पुत्रों का नाम लिया। और उससे फायदा क्या हुआ? उससे फायदा ये हुआ कि जो धनात्मक पदों की, ये तीनों लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वो उनके बारे में हमेशा धनात्मक विचार ही रखेंगे। वो रेयर जो एक्सेप्शन आप पेपर में 2-4 बार देखते हो वो एक्सेप्शन है, लेकिन वो धनात्मक विचार ही रखेंगे। जब धनात्मक विचार आएंगे तो और वो धीरे धीरे घटते जाएंगे तो आपकी पूजा वैसे ही सफल होगी। आपने जहाँ विचारी हुई, जहाँ कन्वर्स किया, आपको मिल गया। आप लोगों में से जिसने भी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पढ़ा होगा तो उसके मूल में देखिए क्या है। हम अभी बैठे हुए तो हमने लोगों ने कई बार पढ़ा उसको, लेकिन हमने जब मूल की तरफ देखा तो हम यहाँ बाएं तरफ देख रहे थे, महान दिग्विजय नाथ जी का एक वो राइटअप लिखा हुआ कि अभी हमने उनसे पूछा भी था कि मूल में होना क्या चाहिए, तो उन्होंने बताया कि सबसे जरूरी है शिक्षा संस्थान जो है वो उसके लिए काम करें। और शिक्षा संस्थानों में काम कौन करता है? काम करता है शिक्षा। मतलब मूल में उसके इम्प्लीमेंटेशन का 70% दायित्व जो है वो हम शिक्षकों का ही है।
ये बात महान जी ने हमें लगता है 1960-62 में कही होगी, वो वहाँ आज 2020 की उसमें परिलक्षित हो रही है। आपको दिखाई दे रहा है कि हमें अपने छात्रों को किस तरह की शिक्षा देनी है जिससे कि वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आपको दिख रहा है कि कभी कोई आत्महत्या कर रहा है लड़का, तो वो उन सब का कारण क्या है? उनका कारण केवल यही कि हम अपने छात्रों को नैतिक और आध्यात्मिक विकास पे ध्यान नहीं दे रहे। जहाँ उसका नैतिक और आध्यात्मिक विकास हुआ वो समझ जाएगा कि ये नौकरी, ये भोजन, ये हमारा अल्टीमेट लक्ष्य नहीं है, ये अपने आप मिलेगा। हम लोग जब 6th-7th में पढ़ते थे तो आपको याद होगा वो सुभाष सामी एक चैप्टर आता था 6th-7th में जो संस्कृत में, तो वहाँ देखिए विद्या के संबंध में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कही जाती थी। एक तो आपने श्लोक पढ़ा होगा, विद्या ददाति विनयम दुनियात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मा तथा सुखा। मतलब सारी चीज स्टार्ट कहाँ से हो रही? विद्या से। विद्या से जब तक आपके पास विनय नहीं आया तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते, और विनय से ही पात्रता आएगी। पात्रता मतलब जो आपको नौकरियां मिल रही हैं, आप अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखना जाएं तो आप उसको भी देख सकते हैं, विनयात या पात्रता। और जब नौकरी मिल गई पात्रता धन आप होती, और धन होगा तभी आप ये जो आपको आध्यात्मिक विकास की बात बताई गई है, तभी आप धर्म की ओर मुड़ेंगे, और धर्म से ही सुख, धनात् धर्मा तथा सुख। और उसका जो लक्ष्य रखा, आपने देखा कि विद्या के संबंध में और भी बहुत छोटी छोटी बातें कही गई हैं, लेकिन अगर आप उसको मनन करके देखें तो वही हमारी इस नीति का आधार है। आपसे पढ़ने को कहा गया, आपसे अपने विकास के लिए कहा गया। आपने वही सुभाष सामी का एक और श्लोक के बारे में हम बताते हैं। तो शिक्षक के नाते मेरी एक खराब आदत है कि हमें लगता है कि जैसे कोई ध्यान नहीं दे पा रहा तो मेरी निगाह उसी विद्यार्थी पे चली जाती है। तो आपको हम बहुत देर नहीं लेंगे, 2 मिनट बोलेंगे तो थोड़ी देर। तो आपने देखिए विद्या के संबंध में पढ़ा कि न चौर हार्यम न राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न चभार कार्य, एकमात्र ऐसा धन वह कथे वर्धते और नित्यम विद्या धनम सर्वधन सनाम। सभी धनों में प्रधान, सर्वधनम प्रधान। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जब भाइयों में बंटवारा होता है तो वो कहे कि तुम्हें तो पिताजी ने 80 तक पढ़ाया तो इससे वाली हमें दो। एक भी आदमी नहीं बोलता भैया हम तो हाई स्कूल भी नहीं कराया, इंटर वाला हमें दे दो, कोई नहीं कहेगा। तो वो प्रधानता जो विद्या की है, जो शिक्षा की, वो कब आएगी? तब आप में आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होगा, और वही हमारा मूल काम भी। सर ने भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की तो आपको मालूम होना चाहिए 1160 से लेके और औरंगजेब के और आगे बहादुर शाह जफर के जमाने तक, मतलब 1832-32 तक हमारे यहाँ जो भी टेक्स्ट बुक थी, नीचे हम नीचे की बात कर रहे हैं, केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स और जो जहाँ तक हम लोग पहुँचे नहीं, वहाँ गणित की जो टेक्स्ट बुक थी वो वही थी, भास्कराचार्य की बीजगणितम और लीलावती, वैसी पढ़ाई जाती थी। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग थी। हमने पता वराहमिहिर के बारे में आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। वराहमिहिर जो थे वो उज्जैन के रहने वाले थे, चंद्रगुप्त के नवरत्न थे, नाम नहीं था उनका वराहमिहिर। वराहमिहिर तो आपको याद होगा, आप नासा को देखते होंगे ना, नासा वालों ने 1960 के बाद पता लगा पाया कि मंगल ग्रह पर पानी है, और वराहमिहिर ने अपने कैलकुलेशन से 560 ईस्वी में ये बता दिया था। वो लोग बेचारे इसी में परेशान है कि इन्होंने कैलकुलेशन किस तरह से किया, वृहत जातिका को पढ़ पढ़ के परेशान कि ये कौन सा कैलकुलेशन था जो इन्होंने इतने साल पहले बता दिया कि मंगल ग्रह में इस जगह पानी हो। वराहमिहिर का जो कैलकुलेशन, उनका नाम था मिहिर। वराह तो बाद में चंद्रगुप्त जी ने जोड़ा जबरदस्ती। चंद्रगुप्त जी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ तो उन्होंने मिहिर के पिताजी को बुलाया, आदित्य दास नाम था उनका। उनको बुलाया चाहे इसका आप क्या का भविष्य बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं बताएंगे, मेरा लड़के का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, उसको बुला। अब वो आए, नहीं तुम्हें क्या बताओ। अब वो देखे उनको और फिर बोले ही ना। बहुत देर तक राजा ने कहा कि बताओ क्या बताना चाहते हो।
तो उन्होंने कहा कि देखिए बता देंगे, लेकिन आप पहले हमें एक वादा कीजिए कि मुझे कोई भी किसी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा। राजा ने वादा कर दिया कि ठीक है, हम किसी प्रकार का दंड नहीं देंगे। लोग ने देखा, उन्होंने कहा लड़का तो अच्छा है, लेकिन 12 वर्ष 7 माह 6वें दिन के तीसरे पहर में एक सुअर आएगा और उसको मार डालेगा। राजा बहुत बोला, ऐसे करके हमारे सुरक्षा में 12 साल तक उसकी पूरी सुरक्षा में वो लड़का रहा। लेकिन जो टाइम लोग ने बताया था, उस समय कहीं से एक सुअर आया और उसने उसको मार दिया। तब तक फिर लोग जाते नहीं थे रात दरबार में। मरने के 3 दिन बाद बुलाया चित्रगुप्त ने फिर से। उन्होंने कहा आओ वीर को लेके आते थे रात, आप पैसे लेके पहुंचे वीर को। बोले सुनो, तुमने कहा तो ठीक, आज से तुम हमारे नवरत्नों में शामिल हो, लेकिन तुम्हारा नाम मिहिर नहीं होगा। वराह मतलब सब लोग समझते ना सुअर। तो मैंने कहा आज से तुम्हारा नाम वराह मिहिर होगा, क्योंकि तुमने पहली बार वही सत्य बोला था हमसे। तो हमारे जो ऋषि रहे हैं, जो हमारे मेन जो एस्ट्रोनॉमी में काम करने वाले भारतीय ज्ञान परंपरा के गणितज्ञ रहे हैं, उनका इतना स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन था कि आज तक हम लोग उसको जान नहीं पा रहे हैं। कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, उन्होंने जो किया वो मिल ही नहीं रहा। चाहे वो आर्यभट्ट हो, आर्यभट्ट ने 479 में आर्यभट्ट ने लिखी, केवल 121 श्लोक लिखे। उसमें भी जो 4 चैप्टर है उसके गणित पाठ में केवल 33 श्लोक लिखे। लेकिन अधिकतर लोग कहते हैं, जैसे मैम बैठी है हिंदी की, तो आप लोग बिहारी कवि थे, कहते हैं बिहारी में सत्संग में गागर में सागर भर दिया। अपने 716 या 714 दोहे में सब कुछ रख दिया। हर तरह का आपको अलंकार मिलेगा, छंद मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। चाहे भक्ति रस चाहिए, चाहे श्रृंगार रस चाहिए, चाहे श्रृंगार में वियोग चाहिए, चाहे श्रृंगार में सहयोग चाहिए, सारी चीज मिलेगी एक एक दोहे में। उन्होंने चाहे वो मेरी भवबाधार हो या इतिहास चली जाते चलो जैसा कहा, सब चीजें वैसे ही हमारे जो आर्यभट्ट थे, उन्होंने जो आर्यभट्टियां लिखी 479 में, उसमें गणित के 33 श्लोकों में उसके 4 चैप्टर हैं, युद्ध का पाठ, गणित पाठ, कालक्रिया पाठ और गोल पाठ। उन्होंने 33 श्लोकों में इतनी गणित दे दी कि आज तक उस 33 श्लोकों के गणित पाठ पर ही हिंदुस्तान के करीब 100 कुछ, हमने अभी पिछली बार देखा था 103 लोग रिसर्च कर चुके उसी 33 मतलब 33 श्लोक पे 103 लोग पीएचडी प्राप्त कर चुके हैं। अब आप उसके एक एक श्लोक की महत्ता समझ आइए। तो घड़ी सामने दिखाई देगी। एक बात बहुत अच्छी की ऑर्गेनाइजर को घड़ी हमेशा सामने रखनी चाहिए कि आदमी को बोलते समय ये ध्यान रहे कि क्या समय बताया गया था। 5 मिनट ज़्यादा हो गया, माफी चाहेंगे हम, लेकिन क्योंकि पहले से 15, 20, 25 मिनट लोगों ने कम कर लिया, तो हमने कहा 5 मिनट हम ज़्यादा कर देते हैं। तो जो भी आपके प्रश्न होंगे, जैसे मैं कहा ना संकल्प से सिद्धि तक वाली जो बात है, तो सिद्धि के लिए हमें पर्याप्त समय दिया गया है, संकल्प हमने ले लिया है और हमारे पास अभी समय है। और हम उस सिद्धि तक वाली जो बात है, जैसे 20-40 की बात कही है, हमें लगता है कि अगर ऐसी व्यवस्था रही धीरे धीरे, जैसे अभी हमारे यहाँ उच्च शिक्षा में जो एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट सिस्टम आया, उसको देख के तो लगता है कि जिस तैयारी के साथ अब सरकार आ रही है, मतलब हम लोग 10-10 लोग बैठ के भी उसमें ये नहीं देख पा रहे हैं कि इसमें क्या कमी, उनको लिख के भेज दें। पहले जो आया था उसमें थोड़ा था गड़बड़, लेकिन अभी जो आया है, अभी आप देखें 1 महीने पहले वाला कि 4 ईयर और 3 ईयर वाले में, उसमें आपको क्रेडिट सिस्टम में कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि आप, तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि हम शीघ्र ही 2040 तक का हमें समय दिया गया है, लेकिन 2040 के बजाय हमें लगता है हम 2030 और 2035 के बीच में ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। और उसके लिए हम सभी, हमने कहा ना ये इसको बार बार अगर शिक्षकों को पढ़ाया जाए तो आधा समस्या का है। हमने तो पहली बार पढ़ा है, लेकिन हम उसको देख रहे थे तो ये अपने आप ही हल हो जाएगा। और उसमें शिक्षक और विद्यार्थी, और जो विद्यार्थी हैं वो उत्तम केंद्र में है, वो भी कोशिश करेंगे, हमारे शिक्षक कोशिश कर ही रहे हैं। और जो मातृभाषा से संबंधित बात थी वो बहुत जरूरी है। अब हमने कहा हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, तो आप सभी लोगों को जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। सब लोगों को
संगोष्ठी के लिए बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप दोनों अतिथियों के साथ हम लोग सिद्धि से संकल्प करके पड़ाव को पार किया। आशा करते हैं भविष्य में जब भी मुझे आपके ज्ञान गंगा की धारा की जरूरत पड़ेगी तो हमें उसे बहाने आप जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।